मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट पौड़ी गढ़वाल, आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक नए अध्याय जिसका संबोध है समकालीन दक्षिण एशिया को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम सब इस अध्याय में जो कुछ सीखेंगे वह है दक्षिण एशिया से क्या आशय है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस, सार्क का प्रतीक चिन्ह अर्थात सार्क का झंडा, सार्क के उद्देश्य सीमाएं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की प्रभावी भूमिका हेतु सुझाव। इसके अतिरिक्त हम आपको अभ्यास प्रश्न देंगे और आपकी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। आइए हम चलते हैं सबसे पहले दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। अमूमन भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह एशिया के दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्व में विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। आइए हम इसके कुछ अन्य विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा एवं पारस्परिक शंका व विश्वास साथ साथ बसते हैं। कहने का सही है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव है, क्योंकि दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों की जो संस्कृति है वो मिलती जुलती है। यहाँ की जनता के मध्य एक प्रेम, एक सद्भाव का भाव है, लेकिन कतिपय मुद्दों को लेकर शत्रुता का भाव भी दिखाई पड़ता है। यहाँ आशा और निराशा भी है। आशा यह है कि ये संपूर्ण क्षेत्र एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सामूहिक रूप से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन निराशा भी है, क्योंकि यहाँ जो भी देश हैं उनकी जो क्षमता है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भिन्न है, इसलिए यहाँ एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव भी दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ संगठन में दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे को शंका की दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन विश्वास यह है कि हम सब मिलकर निश्चित रूप से इस क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ यह क्षेत्र विविधताओं से भरा पूरा है और भू राजनीतिक धरातल पर यह संपूर्ण एक क्षेत्र जैसा दिखता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। आइए हम इसे साउथ एशिया के इस मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये साउथ एशिया है। ये उत्तर क्षेत्र में ये विशाल हिमालय क्षेत्र है, दक्षिण में इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर है, पश्चिम में अरेबियन सागर अर्थात अरब सागर है और पूर्व में बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है। इसके अतिरिक्त सार्क के ये देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। आइए इसको हम वर्ड में देखते हैं। ये जो कलर्ड भाग दिख रहा है ये दक्षिण एशिया है। आइए हम देखते हैं सार्क के सदस्य देशों को। सार्क के सदस्य देशों को इस मानचित्र के द्वारा ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। आइए इसको हम और स्पष्ट रूप से देखते हैं सार्क के सदस्य देश तथा उसके झंडे के माध्यम से। ये अफगानिस्तान है, ये उसका झंडा है। ये पाकिस्तान है, उसका झंडा है। ये नेपाल है, नेपाल का झंडा है। ये भूटान है, भूटान का झंडा है। ये क्षेत्र बांग्लादेश है और ये बांग्लादेश का झंडा है। और ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका का झंडा है। और ये मालदीव है और मालदीव का ये झंडा है। आइए हम देखते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों की शासन प्रणाली किस प्रकार की है।
दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी शासन प्रणाली नहीं है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। दक्षिण एशिया के दो देश भारत और श्रीलंका जब से आजाद हुए हैं तब से वहां सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रही हैं। दक्षिण एशिया में दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह से यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और तब से यहाँ लोकतंत्र सुचारू रूप से कायम है। भूटान में राजतंत्र है अब भी, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है और शीघ्र ही उम्मीद की जाती है कि यहाँ पूर्ण लोकतंत्र देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त मालदीव, जो कि 1968 तक सल्तनत शासन था, यहाँ 1968 के बाद यह एक गणतंत्र बना और यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो पूछा भी जा सकता है कि दक्षिण एशिया के उस देश का नाम बताओ जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है, या ये भी पूछा जा सकता है लघुत्तरीय प्रश्न में कि दक्षिण एशिया के उन देशों का नाम बताइए या उन दो देशों का नाम बताइए जहां स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। तो भारत और श्रीलंका। आइए हम देखते हैं अब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। एक प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि सार्क का पूरा नाम क्या है या दक्षेस का पूरा नाम क्या है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। सार्क दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस या सार्क कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका सार्क के संस्थापक सदस्य हैं, जबकि 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की वर्तमान महासचिव इशाला रुआन वेराकून, जो कि श्रीलंका के हैं। चूंकि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर को हुई थी, इसलिए 8 दिसंबर को प्रतिवर्ष सार्क स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां तक सार्क के निर्माण की बात है, तो सार्क के निर्माण का आरंभिक सुझाव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा दिया गया था, लेकिन इस संगठन को मूर्त रूप देने का श्रेय भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया जाता है। आइए देखते हैं सार्क का झंडा। ये सार्क का प्रतीक चिन्ह है, सार्क का झंडा। यहाँ आपको ये 7 देशों के प्रतीक हैं। आइए हम आगे सार्क के उद्देश्य के बारे में देखते हैं। जहां तक सार्क के उद्देश्य की बात है, तो सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर सुधारना। अमूमन कोई भी आर्थिक राजनीतिक संगठन बनता है, क्षेत्रीय संगठन, तो उसका एक उद्देश्य, या आप कह सकते हैं उसका मुख्य उद्देश्य, उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनता का कल्याण करना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना है। उसी तरह सार्क का भी एक उद्देश्य है इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना। इसके अतिरिक्त चूंकि एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना, इस संपूर्ण क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना व उसे प्रोत्साहित करना। चूंकि दक्षिण एशिया के सभी देश विकासशील हैं, स्वयं में आत्मनिर्भर नहीं हैं, लेकिन अगर चाहें
तो आपसी तालमेल से, आपसी सहयोग से आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि दक्षिण एशिया के देश आपस में सहयोग बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश करें, और यह संगठन इस कोशिश में सहयोग करेगा और इसे प्रोत्साहित भी करेगा। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास, दूरदर्शिता तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करना। यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के मध्य पारस्परिक विश्वास पैदा करेगा, दूरदर्शिता तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करना है। कहने का आशय है, यह संगठन एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करेगा, उसमें उस समस्या के समाधान में अपना सहयोग देगा। इसके अतिरिक्त साझे महत्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। कहने का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे मुद्दों पर जो सभी के लिए साझे महत्व का है, अर्थात संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये सभी देश आपस में सहयोग को बढ़ावा देंगे। आइए हम देखते हैं इस संगठन के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। इस दक्षिण एशिया अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग अर्थात सार्क के मार्ग में अनेकों बाधाएं भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बाधा, दक्षिण एशिया की पृथक से अभी तक कोई पहचान नहीं बन पाई है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों की भांति दक्षिण एशिया की अभी तक कोई पृथक या अलग से कोई विशिष्ट पहचान नहीं बन पाई है। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। सर्वविदित है कि आज सारी दुनिया में आतंकवाद के आयातक के रूप में, निर्यातक के रूप में पाकिस्तान को जाना जाता है। नेपाल चीन को बगल में तथा भारत को कंधों पर बिठाकर रखना चाहता है, अर्थात चीन का इस संदर्भ में ड्यूल नेचर है। वो चीन और भारत दोनों को साथ साथ साधना चाहता है। श्रीलंका और अफगानिस्तान आंतरिक समस्याओं के कारण परेशान है। लंबे समय तक श्रीलंका में तमिल समस्या को लेकर काफ़ी परेशानी रही है, और अफगानिस्तान में आज भी तालिबान को लेकर अफगानिस्तान समस्या ग्रस्त है, परेशान है। अगली जो बाधा है वह है दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी विवाद तथा समस्याओं ने विशेष स्थान लिया हुआ है। कुछ देशों का मानना है कि साफ्टा का सहारा लेकर भारत उनके बाजार में सेध मारना चाहता है और उनके समाज और राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। कहने का आशय है, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य आपसी विवाद और समस्याओं का विशेष स्थान है। इस संदर्भ में आप देखना चाहेंगे भारत और पाकिस्तान, इनके मध्य काफ़ी समस्या है, काफ़ी विवाद है। यही स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। कुछ बिंदुओं को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य कुछ समस्या भारत और बांग्लादेश को लेकर है। अभी अभी देखने में आया कि कुछ समस्याएं भारत और नेपाल के मध्य भी है। तो इसी तरह की समस्याएं इन देशों के मध्य है, जिसके कारण ये संगठन आपसी सहयोग को एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ देशों का ये भी मानना है कि साफ्टा अर्थात साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं दक्षिण एशियाई व्यापार समझौता, कुछ देशों का मानना है कि समझौते के माध्यम से भारत उनके बाजार में सेध मारना चाहता है और उनके समाज और राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। इस आशंका के कारण भी सार्क के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या और शक्ति की दृष्टि से भारत की स्थिति सबसे सुदृढ़ है, अतः छोटे देश भारत को शंका की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि अभी आपने मानचित्र में देखा, सार्क के सदस्य देशों में सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से भारत एक विशाल देश है, और शक्ति के मामले में भी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सैनिक शक्ति हो, या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत की राजनीतिक शक्ति है, इन समग्र दृष्टि से देखें तो भारत अन्य देशों से ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति में है। और यही कारण है कि छोटे देश भारत को शंका की दृष्टि से देखते हैं, यद्यपि यह शंका निराधार है।
भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति को देखने से ऐसा कदापि नहीं लगता कि भारत अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, बल्कि भारत तो अपनी शक्ति का प्रयोग दक्षिण एशिया के उन्नयन में करना चाहता है। अभी अभी आपने देखा होगा कोविड-19 प्रकरण को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के राष्ट्रों के मध्य एक ऑनलाइन सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने $1 करोड़ से कोविड-19 के लिए फंड बनाने की बात की थी। यह भारत की दरिया दिली का एक उदाहरण है। भारत को संदेह की दृष्टि से दक्षिण एशियाई देशों को नहीं देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सार्क देशों में पारस्परिक विवाद बहुत अधिक है, जो शिखर सम्मेलनों में सुलझ नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य काफ़ी विवाद है, चाहे वो भारत पाकिस्तान को लेकर हो, या पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर हो, या पाकिस्तान बांग्लादेश या भारत बांग्लादेश को लेकर हो, या अन्य देशों के पारस्परिक मतभेद हों। इसके कारण जो है यह संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से भटक रहा है। आइए हम देखते हैं दक्षिण एशिया को किस तरह से एक प्रभावी संगठन बना सकते हैं। दक्षिण एशिया को, या आप कह सकते हैं सार्क को, एक प्रभावी संगठन बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है। भारत व पाकिस्तान को आपसी विवादों को सुलझाना चाहिए, ताकि सार्क देशों का ध्यान विवादों से हटकर विकास की ओर जा सके। विद्वानों का मानना है कि सार्क के पूर्णतः सफल न होने के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेद है। जब भी सार्क का सम्मेलन होता है तो पाकिस्तान अनावश्यक रूप से क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों को उठाता है, जिससे यह संगठन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहा है। तो इस संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान अपने आपसी विवादों को सुलझाएं और मिलकर संपूर्ण सार्क सदस्य देश मिलकर विकास की ओर आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों के संचार तथा यातायात व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। चूँकि विकास के लिए संचार और यातायात के साधनों का में सुधार होना या इसकी व्यवस्था होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो सार्क देशों को चाहिए कि आपस में संचार और यातायात के साधनों का विकास करें। इसके अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना भी आवश्यक है। श्रम संबंध, वाणिज्यिक क्षेत्र एवं वित्तीय समस्याओं के लिए कानूनों में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अब आइए हम आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की है उसी से संबंधित हम आपको अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। साथ ही साथ दक्षिण एशिया के बेहतरी में दक्षेस ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। दूसरा प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तीसरा प्रश्न है, सार्क के निर्माण का आरंभिक सुझाव किसने दिया था और इसे मूर्त रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। इसके अतिरिक्त लास्ट प्रश्न है, विश्व के मानचित्र में सार्क के सदस्य देशों को दर्शाएं। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आज जो कुछ भी हमने बताया उसको समझ गए होंगे और इन सारे प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे लेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम एक नए उपसंबोध के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।